नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है, आपका फेवरेट न्यूज शो। बीते 24 घंटों से इस देश में सिर्फ एक और एक खबर की लेकर चर्चा हो रही है, और वो खबर है एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नवीन ने जो फाइल की, जब उसने देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से सिर्फ एक सवाल किया, पत्रकारिता धर्म का निर्वाह किया, सवाल किया, और वो सवाल ऐसा चुभा मंत्री जी को कि वो 24 घंटे से ऊपर हो गए, वो कैमरों से छिपते फिर रहे हैं। वो पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं, वो आलाकमान से नहीं मिल रहे हैं, और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात ये कि देश में सबसे बड़ी पंचायत संसद चल रही है, लेकिन मंत्री जी के ऊपर संसद ठप हो जाती है उनके इस बेतुके और बेहुदा रवैये के कारण, लेकिन मंत्री अभी तक खामोश हैं। इसीलिए आज इंडिया चाहता है में जब दिन भर इस खबर की धमक रही, इसका रिएक्शन जानने की कोशिश की गई, और एबीपी न्यूज की रिपोर्ट का असर क्या हुआ, उसी के हिसाब से आज भी दर्शकों ने अपनी वोटिंग करके बताया है कि वो किस खबर को प्राथमिकता के साथ देखना चाहते हैं। मैं अब वो तीनों खबरें स्क्रीन पर आपके सामने लगाता हूं, और आप ध्यान से देखिएगा बारी बारी से कौन सी खबरें हैं जिसको दर्शकों ने सबसे अधिक देखना चाहा है। टेनी साहब का इतिहास बहुत ही टेढ़ा रहा है। गाली गलौज करना कोई इनके लिए नई बात नहीं है। हम बीते इतिहास में ले चलेंगे, 20 साल पुराने मामले दिखाएंगे कि क्यों अजय मिश्र टेनी को उनके इलाके के लोग दबंग कहते हैं, बाहुबली कहते हैं। 33% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। अगली खबर जो इसी से जुड़ी हुई है वो ये कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी मंत्री जी पर, जिन्होंने एबीपी न्यूज के पत्रकार के एक सवाल पर, जी हां सवाल से दिक्कत हुई, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार क्यों इनको अपनी कैबिनेट से प्रधानमंत्री बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। 26% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। और तीसरी पसंद के तौर पर भी टेनी साहब की खबर है। आखिर बीजेपी और उसके सहयोगी दल टेनी की इस करनी पर क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या वो इतनी अभी भी हिम्मत रखते हैं कि उनको अपने इस मंत्री का बचाव करना चाहिए, यह भी हम आपको अगले इस शो के दौरान दिखाने वाले हैं। तो आज मतलब बहुत साफ है कि जो खबर सबसे अधिक सुर्खियों में है वो वही खबर है जिस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आज देश की जनता सिर्फ टेनी के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में ही जानना चाहती है। दरअसल जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी में आखिर टेनी का ऐसा क्या रसूख है कि उन्हें कुर्सी से हटाना तो दूर, बीजेपी उनका खुलकर बचाव कर रही है। और ये आलम समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस चुनावी मौसम में जब एक एक चीज परखी जा रही है जनता की अदालत में, क्यों टेनी की बचाव किया जा रहा है। सवाल है कि टेनी पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। इसी के जवाब तलाशती मेरे सहयोगी लखनऊ से संजय त्रिपाठी और दिल्ली संसद भवन से मेरे सहयोगी रविकांत की ये रिपोर्ट देखिए। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति अजय मिश्रा की सच्ची श्रद्धा का उदाहरण देखिए कि पत्रकार ने अपना कर्तव्य निभाया तो मंत्री जी गाली गलौज पर उतर आए। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। बेटे के प्रति अनुराग और किसानों के प्रति द्वेष का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि 5 किसान मर गए और साजिश के मुख्य आरोपी के प्रति अपने अनुराग यानी प्यार के चलते संविधान और विधि की शपथ को भूल बेटे को बचाने में लग गए मंत्री जी। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। प्रश्न को पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसी के बारे में सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लखीमपुर कांड की एसआईटी रिपोर्ट और एबीपी न्यूज पत्रकार से बदसलूकी के बाद अब अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग पर संसद में हंगामा हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मंत्री को बर्खास्त करो और सरकार कह रही है कि ऐसे कैसे हटा दे। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको
उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263 कल से एकदम उनको बहुत बड़ा ज्ञानोदय हो गया और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इससे क्या करना। बीजेपी का तर्क है कि लखीमपुर कांड से अजय मिश्रा का कोई लेना देना नहीं है। मामला अदालत में है और फैसला आने तक टेनी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। कानून अपना काम कर रहा है और जो भी कानून के तहत होगा बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के साथ हो रहा है, इसमें किसी को कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। अब सवाल यह है कि बीजेपी जो कह रही है कि इस मामले से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का कोई लेना देना नहीं है, उसमें कितनी सच्चाई है। हम आपको वो तहरीर दिखाते हैं जो लखीमपुर की घटना के बाद किसानों ने पुलिस को दी थी, जिसके आधार पर FIR दर्ज कराई गई। इस तहरीर में अजय मिश्रा की 2 मिनट वाली उस धमकी के जरिए किसानों ने इस कांड के पीछे उनका हाथ होने का संदेश जताया था, लेकिन FIR में उनका नाम नहीं है। अगर नाम दिया गया है तो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है, SHO जो होता है, उनको वो नाम FIR के अंदर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा वो पुलिस का डोमेन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर नाम दिए गए हैं किसी एक संगीन जुर्म के अंदर तो नाम होने FIR में जरूरी हैं। जब हमने कानून के जानकार से इस पर बात की तो उनका कहना था कि चूंकि आरोपी के तौर पर अजय मिश्रा का नाम तहरीर में नहीं था, लिहाजा FIR में उनका नाम नहीं है। लेकिन टेनी को लेकर बीजेपी के नेताओं की मासूमियत पर आपका दिल फिदा हो जाएगा। टेनी की जिस बदसलूकी को जमाने ने देखा वो बेचारे बीजेपी के सांसद महोदय ही देख नहीं पाए। कोई दिखा दो भाई। नहीं, मैंने कल नहीं देखा, लेकिन ऐसी कोई बात होती है पार्टी सब चीज का संज्ञान लेती है। पत्रों में आई हुई बातें हैं किसी बयान के आधार पर, ये न्यायिक प्रक्रिया का अंतिम निर्णय नहीं है। बीजेपी के कुछ नेता असमंजस में हैं तो सहयोगियों को समझ में नहीं आ रहा कि टेनी के मुद्दे पर उगले क्या और निगले क्या, तो वो अलग सुर में बोल रहे हैं। ये निंदनीय व्यवहार है। किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह के व्यवहार कभी शोभित नहीं देती है। इसकी घोर भर्त्सना है। राहुल गांधी जी का जो कहना है कि भाई अजय मिश्रा जी का जो लड़का है जिन्होंने मतलब वहाँ का वो मुख्य आरोपी है, तो योगी सरकार ने उनको अरेस्ट कर दिया है। लेकिन अजय मिश्रा को जो मतलब निलंबित मतलब हटाने की मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें अजय मिश्रा का कोई संबंध नजर नहीं आता। अजय मिश्रा के खिलाफ एक्शन की मांग यूपी विधानमंडल के सत्र तक पहुंची। कांग्रेस, SP और राजभर की पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि तनाव में मंत्री जी ने बदतमीजी कर दी होगी। इस प्रकार की कोई ना तो आवश्यकता थी, किस कारण से मतलब उन्होंने ऐसी कोई बात की है, मेरे भी समझ से परे है। लेकिन कई बार सवाल करना चाहिए, लेकिन सारे सवाल कैसे, किससे, किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति में कोई व्यक्ति है, उसको ध्यान में रख करके भी करना चाहिए। पत्रकार भला ये कैसे समझ पाता कि चंद सेकंड पहले ज्ञान बांट रहे मंत्री जी के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन इसकी गूंज यूपी विधान परिषद में भी सुनाई पड़ी। ब्रिजेश पांडे हैं ABP न्यूज के, वो लाइव थे और लाइव में वो कह रहे मैं डरा हूं, उनको गृह राज्य मंत्री घर में धमकाया जा रहा है, मीडिया की कवरिंग पर पाबंदी के लिए कहा जा रहा है। कल तो हद हो गई। खैर, मंत्री जी की कुर्सी बरकरार है, न तो SIT की रिपोर्ट और न ही बदसलूकी का ये मामला उनका कुछ बिगाड़ पाया। अब अजय मिश्रा का प्रभाव बीजेपी में कितना है, इसे आप समझ ही सकते हैं। लखनऊ से संजय त्रिपाठी के साथ दिल्ली से रविकांत की रिपोर्ट। और ABP न्यूज की इस खबर का असर यह हुआ कि आज सड़क से लेकर संसद तक टेनी पर कार्रवाई की मांग उठती रही, उनको बर्खास्त करने की मांग उठती रही, लेकिन बीजेपी कोई कार्रवाई करेगी ऐसा नहीं दिखा है। इसी से आज की इस बड़ी और लीड स्टोरी पर मेरी राय जुड़ी हुई है। मेरी राय है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप का टेनी मामले पर चुप्पी साध लेना गलत उदाहरण पेश कर रहा है। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो रोज की तरह आपको मिस कॉल देनी है। सहमत के लिए दबाइए 7823944001 और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस कॉल दें। शो के आखिर में नतीजे भी दिखाएंगे। पूरे शो के दौरान ये दोनों नंबर स्क्रीन पर चलते रहेंगे। आपकी मिस कॉल का मुझे इंतजार रहेगा। आगे बढ़ूं उसके पहले अपनी राय फिर दोहरा देता हूं। मेरी राय बहुत साफ है कि टेनी पर बीजेपी लीडरशिप की चुप्पी गलत नजीर पेश करती है। अजय मिश्रा टेनी को जब बीजेपी ने मंत्री बनाया होगा तो वो बीजेपी के लिए एक ताकत के तौर पर देखे जाते होंगे, लेकिन आज वो पार्टी की कमजोरी बन चुके हैं।
जिनकी कुर्सी को बचाए रखना शायद भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त बड़ी मजबूरी बनी हुई है। बीजेपी की दुविधा यह है कि अगर वो टेनी को हटाती है तो उसको डर है कि कहीं ब्राह्मण वोट जो पहले से ही बिदके हुए हैं वो और नाराज ना हो जाए, लेकिन नहीं हटाती है तो किसानों की जो नाराजगी कृषि कानूनों की वापसी से थोड़ी बहुत शांत हुई है वो फिर से भड़क भी सकती है। अगर बीजेपी टेनी को हटाती है तो यूपी के चुनावों में विपक्ष और भी आक्रामक हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हटाती है तो बीजेपी की अपनी छवि जिसकी वो बात करती है, चाल चरित्र और चेहरे की, उस पर असर होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडरशिप टेनी को उनके पद से हटा देता है तो बीजेपी को लग सकता है कि लोग कहीं ये ना सोचें कि संकट में बीजेपी अपने लोगों का साथ छोड़ देती है। लेकिन अगर टॉप लीडरशिप उनको नहीं हटाती है तो अपराधी को संरक्षण देने का गंभीर आरोप भी आलाकमान पर लगता है। अगर भारतीय जनता पार्टी टेनी पर कार्रवाई करती है तो यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठेगा, खासकर लखीमपुर हिंसाकांड पर, और अगर नहीं हटाती है तो सवाल उठेगा कि कानून का ये कैसा राज है जो गृह राज्य मंत्री है उसी को बचाया जा रहा है, एक रक्षक को भक्षक बनने का मौका तक दिया जा रहा है। इस तरह के आरोप लग सकते हैं। कहते हैं कि अगर किसी इंसान के बारे में जानना है तो उसका अतीत जरूर खंगालिए, बहुत सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। इसीलिए हमने भी 2 मिनट में सुधार देने, याद है ना टेनी साहब ने कहा था कि 2 मिनट में सुधार देंगे, तो हमने भी 2 मिनट में सुधार देने की धमकी देने वाले और पत्रकारों को गाली गलौज करने वाले, हाथापाई पर उतारू होने वाले अजय मिश्रा टेनी का अतीत खंगालना चाहा। देश के गृह राज्य मंत्री का ये अतीत बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। मेरे सहयोगी रणवीर की लखनऊ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सितंबर 2021। 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। अक्टूबर 2021, दिसंबर 2021। खराब है क्या? अरे फोन बंद कर दे। खराब है ऐसे, यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने क्या पिछले 4 महीनों में 3 बार देश के सम्माननीय गृह राज्य मंत्री जी का ऐसा अंदाज देखने को मिला। सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। धमकी, गालियां और हाथों के उचित इस्तेमाल की कला वो देश को दिखा चुके हैं। भले ही उन्हें देश की सरकार में लोगों की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया हो, लेकिन उन्हें तो अपना पुराना वाला रूप और अंदाज ही पसंद है। आप खुद सुन लीजिए। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का आखिर वो कौन सा इतिहास है जिसे पूरा लखीमपुर जानता है? क्या है टेनी की वो टेढ़ी हिस्ट्री जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं? साल 2000 में, यानी आज से लगभग 21 साल पहले, अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। ये मामला लखीमपुर के तिकोनिया के प्रभात गुप्ता की हत्या से जुड़ा था। इस मामले में अजय मिश्रा टेनी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। प्रभात गुप्ता के रिश्तेदारों का आरोप है कि राजनीतिक रंजिश की वजह से अजय मिश्रा टेनी ने प्रभात गुप्ता की हत्या कराई थी। जिला पंचायत का चुनाव था, नामिनेशन हमारे बड़े भाई ने किया था, नामिनेशन इन्हें भी करना था, उनकी छवि अच्छी थी। इन लोगों ने जिला पंचायत को चुनाव को रद्द करा के, आरक्षण चेंज होता है, अनुसूचित जनजाति की सीट कर दी जाती है, और उसके बाद हमारे भाई चुनाव नहीं लड़ पाए, टेनी भी नहीं लड़े। चुनाव के 10-15 दिन बाद उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। आरोप के बाद ये मामला जांच में फंसा रहा। उन्होंने तहरीर दी थी, तहरीर पे नामजद FIR हुई। नामजद FIR पे उन लोगों ने इस मामले को 3 बार CBCID में ट्रांसफ़र कराया। उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई कि उन्होंने तकनीकी मामले को फांस दिया था। बाद में जांच कराई और जांच में ये स्पष्ट आया कि अजय मिश्रा टेनी इस मामले के मुख्य अभियुक्त हैं, दोषी हैं। उन्होंने कनपट्टी पे गोली मारने का उनके ऊपर आरोप बनता है।
खास बात यह है कि लोअर कोर्ट से अजय मिश्रा टेनी हत्या के इस मामले में बरी हो गए। निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कई लोगों को गवाहों को तोड़ा, लेकिन 2 विटनेस चश्मदीद गवाह इस मुकदमे के हैं। उसके बावजूद इस बात पे मुकदमे बरी कर दिया गया कि आप शक है, संदेह है, डेलाइट मर्डर है। 12 मार्च 2018 को इस मामले का पूरी तरीके से आदेश रिजर्व हो गया, लेकिन फैसला नहीं आया। प्रभात गुप्ता के परिवार को हाईकोर्ट के फैसले का अब भी इंतजार है। 3.5 साल से ज्यादा वक्त से फैसला हाईकोर्ट में सुरक्षित है। इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अब प्रभात गुप्ता का परिवार फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। अजय मिश्रा टेनी का भविष्य भले ही हाईकोर्ट के इस फैसले पर निर्भर करता हो, लेकिन उनकी छवि में इस कांड का दाग अभी भी लगा हुआ है। वो हत्या के आरोपी हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी इस छवि को बदलना नहीं चाहते। लखनऊ से संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। 4 साल पहले अमेरिका में रहने वाले राजनीतिक शास्त्री मिलन वैष्णव ने एक किताब लिखी थी, व्हेन क्राइम पेज मनी एंड मसल इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस किताब का नाम था। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे अपराधीकरण राजनीति को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। राजनीति का अपराधीकरण पुलिस को प्रभावित करता है, राज्य की संपत्ति का दुरुपयोग बढ़ाता है, कानून व्यवस्था को कमजोर बनाता है, नैतिक मूल्यों को कमजोर करता है, भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता दिलवाता है और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि राजनीति में अपराधियों की जगह नहीं होनी चाहिए। अब तो उल्टा है, राजनेता अपराधी बन रहे हैं और जो अपराधी हैं घोषित, वो राजनीति में आ रहे हैं। हालात कितने खराब हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार अपने फैसलों का हथौड़ा बजाना पड़ता है। इसी साल 10 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वो पर्चा भरने के 48 घंटे के अंदर अपने उम्मीदवारों के खिलाफ चल रहे सारे आपराधिक मामलों को सार्वजनिक करें। इससे भी आगे बढ़कर अदालत ने यह आदेश दे दिया कि बिना हाईकोर्ट की सहमति के कोई राज्य किसी सांसद या विधायक के खिलाफ चल रहे मामलों को वापस नहीं लेगा। सोचिए कि राजनीति से अपराधियों को दूर रखने या उन पर लगाम लगाने में कोर्ट किस हद तक एक्टिव है, सक्रिय है। फिर भी आदर्श राजनीति के पैमाने पर ज्यादातर जनप्रतिनिधि खरे नहीं उतर पाते हैं। अजय मिश्रा टेनी का उदाहरण इसमें सबसे नया जुड़ा है। हालांकि ऐसे कई मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक कदम आगे बढ़कर राजनीतिक आदर्श को बनाए रखने की कोशिश की है। अपने साथियों, अपने कलीग्स की क्लास लगाई है कि राजनीति में शुचिता कैसे लाई जाती है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार अपने साथियों को कहा है कि राजनीति में रहना है तो मर्यादा में रहना होगा। दिमाग खराब है क्या? खबर बंद कर दे, खबर बंद कर दे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। अरे आपका जो इन्वॉल्वमेंट है कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न उसको समय घुमा, उसकी सजा मिलनी चाहिए। सड़क से संसद तक हर तरफ से एक ही मांग उठ रही है और वो मांग है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाने की। लेकिन फिर भी वो अपने पद पर बने हुए हैं। दिल्ली में वो अपना कामकाज निपटा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा कि अजय मिश्रा को पद पर बनाए रखने से उसकी छवि पर असर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने पत्रकार से बदसलूकी की घटना को लेकर अजय मिश्रा को हिदायत दी है। सवाल ये कि आखिर फिर भी उनकी कुर्सी बची कैसे है। पार्टी फोरम पर उनको इस बयान और उनके इस कृत्य को लेकर पार्टी फोरम पे थोड़ी नाराजगी है। हाँ, सरकार में रहेंगे नहीं रहेंगे इसका फैसला चूंकि सरकार के आला जो कह सकते हैं सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। फिलहाल वहां से कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि उनको मंत्रिमंडल से हटाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कड़े फैसलों के लिए मशहूर हैं। पार्टी हो या मंत्री, सार्वजनिक जीवन की मर्यादा रखने की बात वो अक्सर कई बैठकों में कर चुके हैं। आपको याद होगा कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की अधिकारी को बल्ले से पीटने वाली घटना, उस समय पीएम ने नसीहत दी थी कि बेटा किसी का भी हो, मनमानी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री की नाराजगी तब भी दिखी थी जब भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे का गुणगान किया था। उसके बाद एक टीवी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने उन्हें कभी दिल से माफ न करने की बात कही थी। मीटू मामले में उनके मंत्री एमजे अकबर का नाम आया तो इस्तीफा ले लिया। उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर को पार्टी से निकालने का फैसला हो या फिर कोई और, प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने में कभी पैर पीछे नहीं हटाए। प्रधानमंत्री हमेशा से सार्वजनिक जीवन में शुचिता के हिमायती रहे हैं। हो सकता है उनके फैसले में देर हो, लेकिन जब भी फैसला होता है उस पर उनकी छाप साफ दिखती है। संवाददाता नीरज पांडे की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। 24 घंटे से ऊपर हो गया दिल्ली आए हुए, लेकिन दिल्ली में तमाम कैमरों से बचकर वो लगातार छुपते रहे, भागते रहे, बचते रहे। जो चाहे उस शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि अजय मिश्रा टेनी का मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी चुनाव में टेंशन का सबब बन रहा है। इस बीच दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन थोड़ी और राहत लेकर आ गया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बहुत दिनों के बाद अपने चाचा शिवपाल यादव से मिले, जिसमें यह तय हो गया कि दोनों अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था, चाचा पार्टी से अलग हो गए थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी और कई दिनों से अटकलें थी कि इस बार दोनों एक हो सकते हैं। अखिलेश पहले मना करते रहे, लेकिन आज चाचा भतीजे का मिलन हुआ। ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। इन दोनों अब साथ साथ हैं। पुराने रिश्तों में बेहतरी की झलक भी इस तस्वीर में आपको मिलती है। आप देख सकते हैं कि चाचा शिवपाल लंबे दिखाई दे रहे हैं, दरअसल वो सीढ़ी पर खड़े हैं और अखिलेश नीचे की सीढ़ी पर है। और भतीजा अखिलेश ये साफ कोशिश कर रहे हैं कि चाचा का सम्मान है, चाचा इसीलिए बड़े हैं और भतीजा इसीलिए नीचे, भले ही वो बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हों। अखिलेश ने खुद ही इस तस्वीर को आज ट्वीट किया है। अखिलेश से मिलने के बाद शिवपाल यादव, खबर जो आ रही है वो ये कि अपने बड़े भाई और अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव से मिलने भी पहुंचे हैं। अब अगर अखिलेश की गठबंधन वाली राजनीति को देखें तो आप इन 4 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि कैसे अखिलेश ने घर से लेकर और बाहर तक चुनावी स्कोर बढ़ाने की कोशिश की है। जयंत चौधरी के साथ वो हाथ मिला चुके हैं, पश्चिमी यूपी में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की है जहां पर पार्टी कमजोर मानी जाती है। तो केशव देव मौर्य के साथ मिलकर इटावा और आसपास के इलाकों में जनाधार बढ़ाने की कोशिश की है ताकि उनके यादव और मौर्य वोट बैंक में सेंध न लग पाए। पूर्वांचल में जीत पक्की करने के मकसद से वो ओम प्रकाश राजभर के साथ पहले ही हाथ मिला चुके हैं। उनके साथ तो साथ साथ चलकर कई सारी जगह पर अपनी चुनावी रथ यात्रा भी पूरी कर रहे हैं और अब अपने घर के झगड़े से निपटने के लिए चाचा शिवपाल से भी आज उन्होंने हाथ मिला लिया और ऐलान कर दिया कि गठबंधन हो रहा है। अब कार्यक्रम के इस मोड़ पर आकर एक बार फिर आज की अपनी लीड स्टोरी पर अपनी राय आपके सामने दोहरा देता हूं। मेरी राय बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप का टेनी मामले पर चुप्पी साध लेना गलत उदाहरण पेश कर रहा है। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं या नहीं हैं तो आपको मिस्ड कॉल देना है। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी दिखाऊंगा कि मेरी राय से कितने लोग सहमत हुए या नहीं हुए। अभी तक 77% लोग इस राय से सहमत हैं कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप को इस मामले पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। अब यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हिंदुस्तान की एक दुर्गा ने कैसे ठीक 50 साल पहले इस पाकिस्तान, जो हमारे लिए बवाल मचा हुआ आज की तारीख में, 50 साल पहले उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। मेरी राय बहुत साफ थी कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप का अजय मिश्रा टेनी मामले पर चुप्पी साध लेना गलत नज़ीर पेश कर रहा है। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें और असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। हजारों की संख्या में मिस कॉल आ रही हैं,
आपकी भी कॉल का मुझे इंतजार है। कार्यक्रम के आखिर में फाइनल रिजल्ट भी आपको जरूर बताएंगे। और अब बात आज के सुनहरे इतिहास की। जी हाँ, आज 16 दिसंबर है। आज ही के दिन पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो गया था और बांग्लादेश के रूप में ग्लोब पर एक नए राष्ट्र का उदय हुआ था। विजय का श्रेय भारतीय सेना को जाता है, लेकिन विजय की सूत्रधार थी आयरन लेडी और उस वक्त की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 14 दिनों के उस युद्ध इतिहास पर एबीपी न्यूज टेलीविजन इतिहास के सबसे सफल शो प्रधानमंत्री में एक खास एपिसोड प्रसारित कर चुका है। आज उसी शो के कुछ हिस्से बिनकर चुनकर हम आपके लिए लाए हैं, ताकि आप भी हिंदुस्तान के इस गौरवशाली इतिहास और इंदिरा गांधी के उन सख्त तेवरों के बारे में जान सकें। देखिए हमारी ये बेहद दिलचस्प रिपोर्ट। पचास साल पहले हिंदुस्तान की सिंह गर्जना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पश्चिमी पाकिस्तान का जुल्म था, पूर्वी पाकिस्तान की बेबसी थी और इंसाफ के पक्ष में खड़ा हिंदुस्तान था, जिसने दुनिया का इतिहास भी बदला और भूगोल भी। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। भारतीय सेना पहले से युद्ध के लिए तैयार थी और इंदिरा गांधी के इस ऐलान के साथ ही जवानों ने ढाका की तरफ कूच कर दिया। भारतीय सेना के सामने 2 लक्ष्य थे। पहला बांग्लादेश को आजाद कराना और दूसरा पाकिस्तान को सबक सिखाना। पूर्वी मोर्चे पर थल सेना कमान संभाले हुए थी, तो पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू कर दिया। हवाई हमलों के जवाब में नौसेना ने 5 दिसंबर को कराची शहर पर जबरदस्त बमबाजी की। हमला इतना जोरदार था कि कराची बंदरगाह कई दिनों तक आग की लपटों में झुलसता रहा। युद्ध के शुरुआती 4 दिनों में भारत को कई कामयाबियां मिली, लेकिन भारत पर अमेरिका की तरफ से युद्ध रोकने का जबरदस्त दबाव पड़ने लगा। लेकिन इंदिरा गांधी उस दबाव में नहीं आई और उन्होंने 6 दिसंबर को एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने ताबूत में आखिरी कील का काम किया। जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ ही दिया है, तो अब हमारी हिचकिचाहट भी अपना महत्व खो चुकी है। मुझे सदन को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने वर्तमान स्थिति और बांग्लादेश की सरकार के लगातार अनुरोध पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार करके गण प्रजातंत्रीय बांग्लादेश को मान्यता देने का निश्चय किया है। अमेरिका ने अपना ताकतवर 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक बुलावे पर सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा हो गया। कूटनीति की पिच पर कामयाबी मिली तो युद्ध के मैदान में तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल मानिक शॉ ने पाकिस्तानी सेना को 2 विकल्प दिए, हारो या सरेंडर करो। सरेंडर करने वाले पाकिस्तानी फौजियों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा, उनको पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया जाना चाहिए। तब अमेरिका की गोद में खेलने वाले पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल
A.A.K. नियाजी ने सरेंडर से इनकार कर दिया। ढाका जीतने के लिए भारत की फौज को मेरी लाश पर से गुजरना होगा। उन्हें मेरी छाती के ऊपर से अपने टैंक गुजारने होंगे। पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो रहे थे। सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया था। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। उस वक्त वहां पाकिस्तान के सभी बड़े अधिकारी गुप्त मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। इस हमले से पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त हो गए। जनरल नियाजी ने तुरंत युद्ध विराम का प्रस्ताव भिजवा दिया, लेकिन आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ ने साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान घुटनों के बल रेंग कर जाएगा, यानी सरेंडर करके। आखिरकार लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर कर दिया। दुनिया के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर था और इंदिरा गांधी के नाम सबसे बड़ी जीत, जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। Dhaka is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A.A.K. Niazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. इंदिरा गांधी चाहती तो लगे हाथ पश्चिमी मोर्चे पर भी पाकिस्तान को धूल चटा सकती थी, लेकिन उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया ताकि दुनिया में संदेश जाए कि भारत किसी को बेवजह नहीं छेड़ता और जो हमें छेड़ता है उसे ये देश फिर कभी नहीं छोड़ता। अब आप इस बात को समझिए कि हिंदुस्तान से लड़ते लड़ते पाकिस्तान के कैसे 2 टुकड़े हो गए, जबकि हिंदुस्तान का इकबाल बुलंद रहा। हिंदुस्तान ने लोकतंत्र को अपनाया तो देश के हर क्षेत्र को समान रूप से तरजीह दी गई। यहाँ पर यूपी से कई बार प्रधानमंत्री निकले तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से लेकर पंजाब से भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर समय फौजी तानाशाही रही। यहाँ तक कि 1971 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिला। बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान के नेता उनको नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं हुए थे और यहीं से वो अलगाव का, बिखराव का बीज पैदा हुआ। भारत में कई भाषाएं हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने किसी एक भाषा को सब लोगों पर कभी नहीं थोपा। सबको अपनी अपनी भाषाओं को मानने, फैलाने, उस पर बात करने की पूरी इजाज़त है। जबकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषियों पर पाकिस्तान ने उर्दू को थोपने की कोशिश की, थोप ही दिया था। भाषा को लेकर यह घुटन बांग्लादेश बनने का एक बहुत बड़ा कारण बनी। जहां भारत ने खुद को एक सेकुलर राज्य बनाया, यानी किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं होगा, सभी को सब धर्म को मानने की इजाज़त होगी, लेकिन पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बना जो धर्म के नाम पर इस कदर सिकुड़ता गया कि 24 साल में वो 2 हिस्सों में टूट गया। पूरब में बांग्लादेश बन गया और पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान का 2 टुकड़े हो जाना जिन्ना के उस 2 नेशन थ्योरी की शिकस्त थी, जिसमें मजहब के नाम पर देश बनाने की बात की गई थी। लेकिन बांग्लादेश का बनना बताता है कि मजहब के नाम पर उन्माद फैलाने वाले देश को एक नहीं रख पाते हैं। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तानी अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी, इसीलिए दुनिया उनका नाम बहुत अदब से लेती है। लेकिन हमारे देश में आज इंदिरा गांधी के नाम पर सियासी संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस का आरोप है कि आज की सरकार, यानी मोदी सरकार, जानबूझकर इंदिरा गांधी के योगदान को भुला रही है। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। मैदान चाहे संग्राम का हो या सेवा का, इंदिरा गांधी के विचारों का कद विराट था और अंदाज अद्भुत। इसलिए वो देश की सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक रहीं। इंदिरा गांधी की विरासत ने कांग्रेस को सालों तक संजीवनी दी, सत्ता दिलाई, लेकिन अब ये आरोप लग रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने उन्हें भुला दिया। आज फंक्शन हुआ है,
बांग्लादेश लड़ाई का फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। चंद लोग इंदिरा गांधी जी को भुलाना, उनके काम को पीछे छोड़ देना, ये काम आज की सरकार कर रही है। देश विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। दिल्ली में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि जिसकी वजह से ये विजय मिली, केंद्र सरकार ने उसी को भुला दिया। न दिल में जगह दी जा रही है, न दिल्ली के कार्यक्रमों में। आज फंक्शन हुआ है, बांग्लादेश लड़ाई का फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। जिस महिला ने 32 गोली खाई, इस देश के लिए 32 गोली खाई, उनका नाम तक नहीं है। इनविटेशन में नाम तक नहीं है, क्योंकि सच्चाई से भाइयों और बहनों सरकार डरती है। राहुल ने देहरादून से दिल्ली पर निशाना साधा तो प्रियंका ने सोशल मीडिया पर मुद्दा उठाया। अपनी दादी की 4 तस्वीरों का एक कॉलाज ट्वीट किया, साथ में केंद्र सरकार को उल्हाना भेजी। लिखा, हमारी पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भाजपा सरकार के विजय दिवस समारोह से बाहर रखा जा रहा है। यह उस दिन की 50वीं वर्षगांठ पर है जब उन्होंने भारत को जीत दिलाई और बांग्लादेश को आजाद कराया। विजय दिवस के दिन राहुल और प्रियंका गांधी ने जो सियासी नाराजगी जाहिर की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया। हालांकि बीजेपी के पास भी अपने तर्क हैं। इंदिरा के मुकाबले उसने भी अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री का गौरवशाली इतिहास कांग्रेस के सामने रख दिया। चंद लोग इंदिरा गांधी जी को भुलाना और उन्होंने जो किया है उसको याद नहीं करना, ये काम आज की सरकार कर रही है। भारत पहले भी एकजुट था, भारत आज भी एकजुट है। एक इतिहास हमने 71 में बनाया था और आपने देखा है फिर उसके बाद कारगिल में भी इतिहास बनाया। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो भी बैठता है वो देश की अमानत होता है, किसी दल का नहीं, और उसे वो सम्मान मिलना ही चाहिए जिसका वो हकदार है। और कार्यक्रम के इस मोड़ पर अब आपसे रोज की तरह एक बेहद खास अपील। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई में तो 31 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है, यानी नए साल के सेलिब्रेशंस नहीं हो सकते, पार्टीज नहीं हो सकती। ये बताता है कि खतरा गंभीर हो सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना बचाव करें। मास्क सबसे बड़ा और सबसे अहम बचाव है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, मास्क ज़रूर पहन के रखिए। #MaskUpIndia हमारी मुहिम बहुत दिनों से लगातार चल रही है। इसके ज़रिए हम आपको मोटिवेट करते हैं, याद दिलाते हैं कि मास्क से अगर आप पहनेंगे तो आप कोविड से, कोरोना से, ओमिक्रॉन से बच सकते हैं। मास्क वाली सेल्फी भेजिए और रोज़ इंडिया चाहता है में आपकी तस्वीर हम ज़रूर दिखाते हैं। और अब ब्रेक पर जाने से पहले अपनी राय आपके सामने दोहरा देता हूं। आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय बहुत साफ थी कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप का टेनी मामले पर चुप्पी साध लेना गलत उदाहरण पेश करता है। 80% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं, लेकिन अभी भी आप में से बहुत से लोगों ने अपनी राय मुझे नहीं बताई है। आपकी मिस्ड कॉल का मुझे इंतजार है। नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहा है, जरूर मिस कॉल करिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।